नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टीजीटी पीजीटी पर। दोस्तों की जैसा कि पता है आपको कि हम जो डी ट्रिपल एस बी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो ज्योग्राफी सेगमेंट है पीजीटी का उसका पीवाईक्यू कर रहे थे। पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम कर रहे थे और ये हमारी सीरीज है कि पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने 3 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं, इसमें हमने 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम डिसिप्लिन 4, 5, 6 को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 7th, 8th एंड 9th डिसिप्लिन होते हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट होता है, तो उनको कवर करेंगे और उससे जानेंगे कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं हमारे, ठीक है। तो डिसिप्लिन कितने 9, उसमें डिसिप्लिन 4 से हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 160 तक हमने कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन है 161वां, ठीक है, 161 क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है कि कंसिडरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, एनपीपी, यानी कि निवल प्राथमिक उत्पादन क्या है, निवल प्राथमिक उत्पादन क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपने, एक होता है जीपीपी यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, और ये क्या है एनपीपी, ठीक है। तो जैसे जीडीपी होता है और एनएनपी होता है, तो उसमें ग्रॉस में क्या होता है आपका जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को अगर ऐड कर लें यानी कि मूल्यह्रास को अगर ऐड कर लें तो क्या वो बन जाता है आपका जीएनपी, ठीक है, या जीडीपी। और उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा दें तो क्या हो जाएगा नेट। तो यहाँ पे ऐसा विकल्प देखो जहाँ पे दिख रहा हो कि डेप्रिसिएशन कुछ ह्रास हो रहा है, तो जो भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं, एनर्जी का फ्लो होता है, उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी का क्या होता है, ह्रास होता है, लॉस होता है। तो क्या कौन सा विकल्प बनेगा आपका? पहला विकल्प कहता है कि टोटल एनर्जी प्रोड्यूस माइनस एनर्जी लॉस्ट थ्रू रेस्पिरेशन, उत्पादित कुल ऊर्जा और श्वसन के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा। दूसरा क्या कहता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन प्लस टोटल एनर्जी प्रोड्यूस, क्या ये होगा? तीसरा विकल्प कहता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस एनर्जी लॉस्ट थ्रू रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन दिख रहा होगा आपको, यानी कि जीपीपी, और उसमें क्या है लॉस्ट थ्रू रेस्पिरेशन, एनर्जी रेस्पिरेशन या कोई भी मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ट्रॉपिक लेवल में, उसके थ्रू जो एनर्जी का लॉस होता है वो माइनस कर लें। तो हमारा जो विकल्प है, जो थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन राइट होगा कि जीपीपी माइनस एनर्जी लॉस्ट थ्रू रेस्पिरेशन या एनी अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 3। अब अगले क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेट ऑफ एनर्जी लॉस थ्रू क्या मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनेंस, किसी प्रक्रिया को मेंटेन करने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अगर माइनस कर ले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन से, तो वो क्या हो जाएगा, एनपीपी हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरे शब्दों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी इज स्टोर्ड एज बायोमास बाय प्लांट और एनी प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड मेड अवेल में किसके द्वारा अवेलेबल, किसके लिए, जो कंज्यूमर है, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के द्वारा जितनी ऊर्जा बनाई जाती है, जो बायोमास क्रिएट किया जाता है, जो कि अवेलेबल हो सके किसके लिए, आपके कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर कौन होते हैं आपके? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आपके हर्बीवोरस होंगे और कार्निवोरस होंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। हिंदी में देखें, खुले और विभिन्न आकारों और प्रकारों अपेक्षाकृत स्थिर समतुल्यता में जीवों और अकार्बनिक घटकों से युक्त भौतिक प्रणालियों की एक विशेष श्रेणी को के रूप में परिभाषित किया जाता है। कितना टफ हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिजिकल सिस्टम, कोई क्या फिजिकल सिस्टम है
कंसिस्टिंग ऑर्गेनिज्म और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, यानी कि जिसमें ऑर्गेनिक इन एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर हैं, ठीक है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम भी है, ठीक है, ओपन भी है और वेरियस साइज का भी है। और इसको क्या डिफाइन करेंगे आप यहाँ पे, इस तरह समझो। तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी परिवेश, एक फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट अगर हैं और उनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इकोसिस्टम बोलेंगे। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। बायोम होगा नहीं, बायोडाइवर्सिटी होगा नहीं, ठीक है, और इकोसॉफी नहीं होगा। इकोसॉफी मीन्स आपको समझा दे कि ऐसी फिलॉसफी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, पर्यावरण के पक्ष में हो, ठीक है, ऐसी फिलॉसफी को इकोसॉफी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम क्या है, अपना इकोसिस्टम है, ठीक है। क्या है आपका, इकोसिस्टम है, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। 163 प्रश्न है हमारा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट वर्टिकल सब सरफेस क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर एरियाज। जो आपका वाटर टेबल है, आपका इक्वाफर है, ये हाइड्रोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्या है, एटमॉस्फेयर इज द अपर मोस्ट, क्या, एटमॉस्फेयर, ठीक है, अपर मोस्ट रीजन लोकेटेड जस्ट बिलो अर्थ सरफेस। क्या ऐसा ही है, अर्थ सरफेस के नीचे स्थित जो लेयर है वो क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत, ये सही नहीं है। दूसरा के सरफेस सेपरेटिंग द एरोस्पेस फ्रॉम द सैचुरेटेड जोन इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, यानी कि बातन मंडल, यानी कि वायुमंडल को संतृप्त मंडल से पृथक करने वाली सतह को भौम स्तर जल कहा जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा विकल्प क्या है, परिसीमित जल मंडल शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल का एक मुख्य स्रोत प्रदान करता है, यानी कि द लिमिटेड वाटर शेड प्रोवाइड ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। एक लिमिटेड वाटर शेड, जो सेमी एरिड और एरिड एरिया होते हैं वहाँ पे वाटर क्या है, बहुत लिमिटेड मात्रा में होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है वो विकल्प सही है। क्या है, 2 और 3 क्या है, क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। इन कैलिफोर्नियन मेडिटेरियन बायोम, ठीक है, कैलिफोर्निया में जो मेडिटेरियन बायोम है, द श्रब कम्युनिटी, जो घास की जो झाड़ियां हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, आपका आपका जो फिनबोस है ये आपका बोला जाता है आपका साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, सॉरी, ठीक है। आपका मार्क्विस है ये आपका बोला जाता है यूरोप में, कहाँ बोला जाता है, यूरोप में। और ये तीसरा विकल्प जो है सेप्रेल, ये आपका सही विकल्प होगा। और जो मल्ले है ये आपका बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये हमारा विकल्प जो है थर्ड इज राइट आंसर, थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब अगला प्रश्न क्या है, 165 है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 180 क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। तो एक तरफ माउंटेन दिए गए, दूसरा कंट्री दिए गए। तो ग्रीन माउंटेन है, अमा डबलाम माउंटेन है, टेबल माउंटेन है और रेनबो माउंटेन है, ठीक है। और इधर नेपाल, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना, ठीक है। तो जो ग्रीन माउंटेन है वो आपका है आपका यूनाइटेड स्टेट। तो पहले का अगर तीसरा कहाँ पे है, तो पहले का तीसरा विकल्प नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा भी देख लें, अमा डबलाम से ही पता चलता है नेपाल का माउंटेन है, कहाँ पे, नेपाल में। दूसरे का कहाँ, एक, ठीक है, तब भी हमारा ये मैच हो रहा है। बाकी विकल्प जो है एलिमिनेट हो रहे हैं, बाकी ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट हो रहे हैं। तो एलिमिनेट मेथड से ये इस तरह के क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, जो एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो विकल्प जो 3 है वो हमारा राइट आंसर है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 166 क्वेश्चन नंबर क्या है कि
नीचे दिए गए एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है, ठीक है, एसर्शन एंड रीजन। तो हिंदी में अगर पढ़ते हैं हम कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की समताप मंडल परत को प्राथमिकता दी जाती है। जो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है, समताप मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर इज समताप मंडल, ठीक है। किसको प्राथमिकता दी जाती है, आपका स्ट्रेटोस्फीयर को। ये विकल्प बिल्कुल सही है, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जो हवाई जहाज होते हैं वो आपका किस में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि जो क्षोभ मंडल है यानी कि ट्रोपोस्फीयर है, यहाँ पर मौसम संबंधी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस वगैरह होता है। तो इसलिए क्या होता है, आपका जो समताप मंडल है जहाँ तापमान लगभग समान रहता है, समान मौसम संबंधी घटनाएं उतनी नहीं होती हैं, तो वहां पर हवाई जहाज उड़ाने को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। कारण क्या है इसका कि हवाई जहाज उड़ाने के समताप मंडल अपेक्षाकृत स्थिर है, बिल्कुल सही बात। इसकी विशेषता हवा की ऊर्ध्वाधर गति है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो समताप मंडल है उसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ता है। क्षोभ मंडल में क्या है, आपका ट्रोपोस्फीयर में क्या है, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाता है, माइनस में चला जाता है। लेकिन जो समताप मंडल है यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, आपका बढ़ता है, टेम्परेचर क्या बढ़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा का जो मूवमेंट है वो वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली नहीं होगा तो वर्टिकली होगा। उससे क्या होगा, हवाई जहाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उड़ाने में। अगर मूवमेंट हॉरिजॉन्टली होगा, जैसा कि जेट स्ट्रीम में आपको देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस या दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या, वेलोसिटी में दिक्कत आ सकती है, वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसका कारण भी सही है और कथन भी सही है और व्याख्या भी करता है। बोथ ए आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन, ठीक है। तो तीसरा विकल्प जो है हमारा सही है। तीसरा विकल्प क्या है, सही है। क्या सही है, ए और आर दोनों सही है और जो आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे ये ट्रोपोस्फीयर है यानी कि क्षोभ मंडल है, यहाँ पे ट्रोपोपॉज जहाँ तक नहीं आ जाता वहाँ तक क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है, -80 -70 तक पहुँच जाता है। फिर क्या, ट्रोपोपॉज के बाद टेम्परेचर थोड़ा स्टेबल रहता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, स्टेबल रहता है। देन टेम्परेचर क्या है, फिर से बढ़ना शुरू होता है। तो यहाँ पे कोई मौसम संबंधी घटनाएं उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी रहती है। इसलिए जितने भी प्लेन्स वगैरह हैं वो इसी मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ, यानी कि कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। तो कार्बोनिफेरस एरा में बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस समय पेड़ खत्म हो चुके। कार्बोनिफेरस एरा में कार्बन यानी कि कोयला वगैरह बन गया था, पेड़ मतलब इससे पहले। तो विकल्प नंबर 2 है जो सिलूरियन एंड डिवोनियन पीरियड है, ये हमारा राइट आंसर होगा, सिलूरियन एंड डिवोनियन, ठीक है। इस राइट आंसर, यहाँ पे क्या होगा, पेड़ पौधों का विकास हुआ और उस समय जो पेड़ थे बहुत बड़े थे, वृक्ष विशालकाय पेड़ देखने को मिलते थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको कैसे याद करेंगे। तो निमोनिक्स यहाँ पे दी गई है कि केमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक्स, ठीक है। तो केमल से क्या हो जाएगा, कैम्ब्रियन, ठीक है। ऑफेन से ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, ठीक है, एंड परमियन, ठीक है। ये आ जाता है आपके पेलियोजोइक एरा में, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मध्यकल्प यानी कि मेसोजोइक एरा, ठीक है। इसमें क्या है, जोरासिक, ठीक है, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ठीक है। यहाँ पे आपके डायनासोर वगैरह देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, अर्ली ऑयलिंग माइट प्रिवेंट परमानेंट रिट्रोज्यूम, ठीक है। ये इस तरह से देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ओके, याद कर लेंगे, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की गई है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्ष आर्द्रता, एक होती है आपकी निरपेक्ष आर्द्रता, एक होती है आपकी सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। तो
तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में कौन सा कथन सही है। ये मापती है कि एक वायुखंड एक तापमान विशेष पर संतृप्ति के कितना निकट है। ठीक है, कि किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो ह्यूमिडिटी है वायु की वो कितना निकट है, किसके, संतृप्ति के। ठीक है, संतृप्ति को बोलें आप, क्या बोलेंगे आप, सेचुरेशन पॉइंट। जब वायु सेचुरेट होगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन की क्रिया आरंभ होगी। तो ये जो विकल्प है बिल्कुल सही है कि किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे और टेम्परेचर पे वायु में जो ह्यूमिडिटी है वो कितना करीब है सेचुरेशन पॉइंट के। ठीक है, अगर हम कोई वायु सेचुरेशन पॉइंट पे है और अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो सेचुरेशन पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा और उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जितना कम कर देंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% के करीब हो जाएगी। तो इसको हम परसेंटेज में मापते हैं। ठीक है, जितनी अधिक सेचुरेशन पॉइंट होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी अधिक होगी, बारिश की या किसी भी टाइप के प्रेसिपिटेशन की संभावना उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा, ये हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता प्रातः काल के दौरान होती है, मतलब सुबह के टाइम पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम होती है। क्या होती है, कम होती है, बिल्कुल गलत। जब टेम्परेचर कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होगी। प्रातःकाल क्या होगा, टेम्परेचर कम होता तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होगी, अधिकतम होगी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या, ये आर्द्र वायु के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प के द्रव्यमान का अनुपात है। ये अनुपात नहीं है, ये परसेंटेज है। ठीक है, द्रव्यमान का अनुपात नहीं है। जो भी वायु है उसमें क्या परसेंटेज है, ये घट बढ़ सकता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी भी टाइम पे किसी भी टेम्परेचर पे कम या ज़्यादा हो सकती है, जबकि निरपेक्ष आर्द्रता होती है, जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, वो उसकी बात कर रहा है। वहाँ पे क्या होता है, अनुपात नापते हैं। ठीक है, परसेंटेज नहीं नापते हैं। तो ये विकल्प भी हमारा स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो विकल्प एक है, यानी कि स्टेटमेंट एक है, वो सही है। ओनली वन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या बोला, निम्नलिखित कारकों में कौन सा महासागरों के तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करता है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अक्षांशों की रेखाएं, सूर्य ताप की मात्रा, समुद्र का आकार, सनातनी पवनें और महासागरीय धाराएं। अब यहाँ पे विकल्प दिख रहे होंगे आपको और बहुत सिमिलर विकल्प दिख रहे होंगे ऑप्शंस। तो फोर्थ ऑप्शन से चलते हैं कि जो सनातनी पवनें हैं यानी कि प्रिवेलिंग विंड्स हैं और ओशियन करंट बिल्कुल प्रभावित करती हैं, क्योंकि इक्वेटर से पोलर एरिया में जो सागरीय धाराएं हैं, ओशियन करंट है, उनका फ्लो होता है। और फिर कहाँ होता है, ध्रुवों से आपका इक्वेटर की तरफ, आपका विषुववृत्त की तरफ फ्लो होता है। तो इससे टेम्परेचर प्रभावित होता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। शेप ऑफ ओशियन ये भी बिल्कुल निर्धारित करती है आपका अटलांटिक ओशियन की किस तरह की शेप, ऐसा आकार की है। आपका प्रशांत महासागर है, उसकी शेप क्या है, ओ आकार की है। तो ये भी निर्धारित करता है आकार और उसका शेप, ये भी सही है। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, सूर्यताप की मात्रा, जो आपका इक्वेटर रीजन है, इक्वेटर के आसपास या ट्रॉपिक्स रीजन जो है, वहाँ पे जो इंसोलेशन है वो सबसे अधिक प्राप्त होता है। ध्रुवों की तरफ क्या होता है, जो सन रेज हैं उनका एंगल बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होता है, इसलिए जो इंसोलेशन की मात्रा है वो कम होती है, घटती जाती है। तो ये भी आपका प्रभावित करता है किसका, महासागर के तापमान को। और लेकिन यहाँ पे पहला विकल्प क्या है, अक्षांशों की रेखाएं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, ये कौन सा विकल्प है, ये गलत हो जाएगा। अगर ये बोलता है कि अक्षांशों की स्थिति, लैटिट्यूडनल पोजीशन कि इक्वेटर, तो मान सकते थे, या अर्थ का रेवोल्यूशन या अर्थ का रोटेशन वो प्रभावित करता, वो तो मान सकते थे क्योंकि वो डायरेक्टली इंसोलेशन को प्रभावित करता है। लेकिन अक्षांशों की रेखाएं, ये विकल्प गलत है। ठीक है, तो ये प्रभावित नहीं करता है, अक्षांशों की रेखाएं जो है
वो प्रभावित नहीं करती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 170 प्रश्न क्या कहता है कि अंतर पर्वतीय पठार का सही उदाहरण कौन सा है? तो अंतर पर्वतीय पठार का सही उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? जो तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार ऐसा पठार है कि काफी ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई एवरेज ऊंचाई ही है 4.5 से 5,000 मीटर। ठीक है, 4.5 से 5,000 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है, और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ। ऐसा पठार जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हो उसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं, या इंग्लिश में बोलें तो इंटर माउंटेन प्लेटू। ठीक है, तो तिब्बत का पठार आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तिब्बत का पठार, ये आपका हिमालय पर्वत इसके साउथ में पड़ता है। ये देख लिए पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे भी पर्वत श्रृंखला है, पामीर की ग्रंथि वगैरह है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो तिब्बत का पठार है वो अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं, 171 क्वेश्चन करते हैं कि 200 यूनिट का जो सोलर रेडिएशन है, ये यहाँ पे इंसोलेशन की बात की गई। किसकी बात की? सूर्यातप की बात की गई, और बोला गया कि कितनी इकाइयाँ, अगर 200 इकाइयाँ मान लें इंसोलेशन की टोटल, तो कितनी इकाइयाँ वास्तविक रूप से वायुमंडल और पृथ्वी की भूमि या समुद्र सतह के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, तो यदि बाहरी वायुमंडल में पहुंचने वाली सौर विकिरण की 200 इकाइयों में से कितनी बाहरी वायुमंडल में कितनी पहुंच रही? 200। ठीक है, जो 4 इकाइयां हैं वो पृथ्वी के एल्विडो द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं। पृथ्वी का जो एल्विडो है, अर्थ का एल्विडो है, उसके द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं। एल्विडो से परावर्तित होने के बाद वो तो अंतरिक्ष में चली गई, तो उनका कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, इसके बाद 38 इकाइयां जो हैं, यूनिट्स हैं, वायुमंडल के भीतर अवशोषित कर ली जाती हैं। कितना? 38। ठीक है, इसके बाद 38 इकाइयां जो हैं वो प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती हैं। इनको भी काउंट करेंगे हम। ठीक है, प्रत्यक्ष विकिरण के द्वारा प्राप्त की जाती है अर्थ पे। ठीक है, और जो 46 यूनिट्स हैं वो विसरित हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूजन या स्कैटरिंग के द्वारा वायुमंडल में प्राप्त होती है। तो ये भी वायुमंडल के द्वारा, अर्थ के वायुमंडल के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। 46 हो गई। ठीक है, इसके बाद 10 जो इकाइयां हैं वो फैले हुए विकिरण के रूप में प्राप्त होती हैं, रेडिएशन के थ्रू प्राप्त होती हैं। ये भी वायुमंडल में प्राप्त होंगी, 10 प्राप्त होती हैं। तो प्रभावी सौर विकिरण की कितनी इकाइयां वास्तविक रूप से वायुमंडल तथा पृथ्वी की भूमि समुद्र सतह द्वारा अवशोषित की गई हैं? तो जो इतनी इकाइयां हैं इनको अगर काउंट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 132। तो 132 यूनिट्स जो हैं वास्तविक रूप से प्राप्त की जाती हैं। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सभी वनस्पति साम्राज्यों में सबसे व्यापक साम्राज्य है? कौन सा किंगडम, साम्राज्य नहीं, इसका अनुवाद गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कौन सा प्लांट किंगडम। ठीक है, तो बोरियल रीजन, केफ रीजन, या पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या नव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, नियोट्रॉपिकल रीजन, पैलियोट्रॉपिकल रीजन, केप रीजन, या बोरियल रीजन। ठीक है, तो कौन सा, ठीक है, कौन सा सभी वनस्पतीय साम्राज्यों में सबसे व्यापक साम्राज्य है, किंगडम है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका 4th नंबर, नियोट्रॉपिकल रीजन जो है वो सबसे व्यापक है। सबसे व्यापक, सबसे ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जो अमेजन वर्षा वन हो गए आपके, ठीक है, आपका पूरा अमेजन वाला क्षेत्र, आपका सेंट्रल अमेरिका वाला क्षेत्र, सेंट्रल अफ्रीका वाला क्षेत्र, साउथ ईस्ट एशिया वाला क्षेत्र, सब इसी में कवर होता है, जिसको बोलते हैं नियोट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जानवरों के परिक्षेपण में सामूहिक निर्गमन शामिल है? इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनिमल डिस्पर्जल, मतलब जानवरों का बाहर की तरफ जाना, इन्वॉल्व्स इन मास रिलीज। ठीक है, बड़ी संख्या में। तो एंथ्रोपोजेनिक डिस्पर्जन, मानव जनित कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, रैपिड डिस्पर्जन,
अननेचुरल डिस्पर्जन या सीजनल डिस्पर्जन, क्योंकि माइग्रेट करते हैं ना, पशु पक्षी इंसान सारे लोग माइग्रेट करते हैं सीजनल, ठीक है। अस्वाभाविक या फोर्सफुली डिस्पर्जन, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, बोला गया कि मास रिलीज, बड़े पैमाने पर। तो रैपिड डिस्पर्जन जो है किसी ना किसी आपदा या किसी के कारण क्या होता है, जो रैपिड डिस्पर्जन है वो इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, रैपिड डिस्पर्जन, द्रुत परिक्षेपण, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। जहां पर कोई सुनामी या बहुत बड़ी आपदा आ जाए, ठीक है, जिसके द्वारा मौसमी परिक्षेपण अलग चीज है, लेकिन बहुत बड़ी आपदा आ जाए तो वहां पे क्या होता है, बहुत लार्ज संख्या में बड़े लेवल पे आपका डिस्पर्जन देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि महासागर में लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशियन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, तल पर घने पानी की उपस्थिति के कारण उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता घटती है। दूसरा क्या कह रहा है, समुद्री लवणता में वृद्धि या कमी की आवधिक प्रवृत्ति होती है गहराई के साथ। आवधिक, पीरियोडिकल बिल्कुल नहीं होती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहे हैं, मध्य अक्षांशों में महासागरों की लवणता कुछ निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है और उसके बाद गिरावट आती है। क्योंकि ये सही है, लेकिन आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में ये जो तीसरा विकल्प है वो सही है। क्या होता है, जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे जो सैलिनिटी है वो थोड़ा कम होती है, लेकिन जैसे ही ट्रॉपिक्स पे जाते हैं वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ती है। लेकिन फिर आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं पोलर एरिया में तो सैलिनिटी घटती है। लेकिन ये होती क्षैतिज वितरण की बात करें, लेकिन यहाँ पे बात की है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात की, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, तो ये भी आपका गलत होगा। चौथा जो विकल्प है वो क्या कहता है, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की पहचान अत्यधिक वर्षा के कारण उच्च लवणता से होती है। भाई साहब, वर्षा अगर अधिक होगी तो उच्च लवणता कैसे होगी, उसमें जो पानी, बारिश का जो पानी होता है वो कैसा, सेलाइन है या आपका मीठा जल है, मीठा जल है, अलवणीय जल है, ठीक है। तो वर्षा की मात्रा के कारण लवणता कम होती है, तो ये विकल्प भी आपका गलत होगा। जो पहला विकल्प है वो आपका बिल्कुल सही है कि उच्च अक्षांशों में क्या होता है, ध्रुवों की तरफ क्या होता है, जो टेम्परेचर बहुत कम है तो क्या होगा, जो पानी है वो आपका क्या हो जाएगा, बर्फ में तब्दील हो जाएगा। बर्फ में तब्दील हो जाएगा तो क्या होगा, जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा। अब जो बर्फ के नीचे सॉल्ट मिलेगा आपको, लवणता एक सीमा तक बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन इसके बाद लवणता जो है वो सैलिनिटी घटेगी अगर ऊर्ध्वाधर नीचे तक जाए, ठीक है। तो बर्फ के नीचे लवणता बढ़ती है, लेकिन उसके और नीचे जाएंगे, वर्टिकल और नीचे जाएंगे समुद्र के तल तक, तो लवणता घटती है। तो हमारा जो विकल्प ए है वो बिल्कुल सही है कि उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता घटती जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं, इनको मिलाना है। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी, ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी से है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, जियोसिंक्लाइनल ऑर्गन थ्योरी, ठीक है, आपका पर्वत निर्माण। थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी, करंट थ्योरी, जो आपका प्लेट टेक्टोनिक में आपको देखने को मिलता है। तो इनको मिलान करना है। जियोसिंक्लाइनल थ्योरी जो है, ठीक है, ये आपका थोड़ा जाना पहचाना है, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नीचे से चलते हैं, थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी। तो थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी किसने दी थी, आपका आर्थर होम्स ने। किसने दी थी, आर्थर होम्स ने। तो चौथा डी का 4, डी का 4 यहाँ है और डी का 4 यहाँ है, और ये एलिमिनेट हो जाता है आपका। सेकेंड एंड थर्ड जो है ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद करते हैं जियोसिंक्लाइनल थ्योरी किसने दी थी, आपका अपनति और अविनति का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था आपका कोवर ने। किसने दिया, कोवर ने। तो सी का फर्स्ट कहाँ पे है, सी का फर्स्ट यहाँ नहीं है, लेकिन सी का, बी का,
सी का फर्स्ट यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया, तो ये विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। जियो सिंक्लाइनर थ्योरी दी थी कोबर ने, आपका स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी किसने दी थी, आपका डेली ने, ठीक है, और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी आपका हो जाएगा जेफ्रे ने, किसने दी थी, जेफ्रे ने, ठीक है। तो विकल्प जो है हमारा तीसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करेंगे कि जल का जो वितरण है पृथ्वी पर वो किस तरह का है। तो भूमिगत जल 29.9%, ठीक है, 29.9% जो है वो आपका ग्राउंड वाटर है। ग्लेशियर कितना है, 68.7। आपका जो अंटार्कटिक है और आर्कटिक रीजन को भी जोड़कर कितना, 68%। और लेक जो है यानी कि झीलों में कितना, 2.8%। ये जो बात की जा रही है ये आपके फ्रेश वाटर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा विकल्प जो है सही है, तो पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है, लेकिन जो लेक है 2.5% ये बिल्कुल गलत है। इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये बचता है 1.4%। कितना बचता है, 1.4%। कितना बचता है, 1.4% में लेक नहीं है, नदियां भी हैं, झीलें भी हैं, तालाब भी हैं, ठीक है। कौन कौन से झीलें, तालाब, जो सरफेस एरिया पे और भी जल है, सरफेस वाटर, वो सारा शामिल है इसमें। कितने, 1.4%, ठीक है। इसको तो हमारा पहला और दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरह से और समझ लेते हैं। टोटल फ्रेश वाटर कितना है, 2.5%। टोटल वाटर अर्थ पे कितना है, 96.5% क्या है आपका ओशन वाटर है, एंड अदर सेलाइन वाटर भी है, स्वैम्प वगैरह है। तो अलवणीय जल कितना है, 2.5%। जो 2.5% का आपका 68.7% क्या है आपका ग्लेशियर और आइस कैप्स के रूप में है, और 30% लगभग 29.9% आपका क्या है ग्राउंड वाटर है, और 1.2% क्या है आपका सरफेस वाटर है। लेकिन प्रश्न में कितना था, 1.4%। और इस 1.2% का भी क्या है, ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट है, और लेक्स हैं, एटमॉस्फेयर में भी है, ठीक है, रिवर में भी है, आपका स्वैम्प में भी है, मार्स में भी है, सोयल मॉइस्चर में भी है, ठीक है। तो जो 1.4% है वो आपका इन जगहों पे है, ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। तो जो तीसरा विकल्प था हमारा वो गलत था, ठीक है। ये दोनों लगभग लगभग सही है, ठीक है। तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। बहुत सारे विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो ईस्टर्न घाट क्या है, बिल्कुल नहीं है। आपका डेक्कन प्लेटू नहीं है, हॉटस्पॉट नहीं है। गुजरात के मैदान बिल्कुल नहीं है। लेकिन इंडो बर्मा वाला जो क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट और बर्मा वाला जो क्षेत्र है, म्यांमार वाला, ये आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, कितने क्या है, हाई लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी जहां भी है विश्व में, वो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैव विविधता तप्त स्थल माने जाते हैं, ठीक है। जहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा संख्या में थ्रेटेंड एंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। सुभेद प्रजातियों का जो घर हो उसको जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। तो विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, कितने, 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट विश्व में होते हैं, ठीक है, विश्व में पाए जाते हैं। तो जो अपना माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना है, और इंडो बर्मा यहाँ पे दिख रहा होगा, इंडो बर्मा है भारत में, और वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका दिख रहा होगा, और दूसरा हिमालयन रीजन, ठीक है। हिमालयन रीजन आपका नॉर्थ ईस्ट और बर्मा, ठीक है, इंडो बर्मा वाला क्षेत्र, और वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट अगर होता यानी कि आपका पश्चिमी घाट होता तो हमारा सही उत्तर होता। ये मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से
कौन सा भारत, ये हो गया था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 178 कि निम्नलिखित में से झीलों का कौन सा समूह उनमें उपस्थित लवणता की मात्रा के आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में यहाँ पे जो झीलें दी गई हैं, वॉन लेक दी गई है, ग्रेट सॉल्ट लेक दी गई है, और आपका डेड सी दी गई है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो आएगा आपका सेकंड, ग्रेट सॉल्ट लेक, फिर डेड सी एंड वॉन लेक जो है, वॉन झील जो है उसमें लवणता सबसे अधिक पाई जाती है, लवणता सबसे अधिक है, ठीक है। जो आपका डेड सी से भी ज़्यादा, कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपका मृत सागर है उससे भी अधिक लवणता जो है वो वॉन झील में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस काल में को कशेरुकी यानी कि वर्टेब्रेट्स एनिमल की पहली उपस्थिति से पहचाना गया है। किसको? मियोसीन काल में, कैम्ब्रियन काल में, ऑर्डोविशियन या ट्रियासिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑर्डोविशियन युग जो था, काल था, उसमें कशेरुकी जीवों की उपस्थिति पाई गई, ठीक है, ऑर्डोविशियन, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं, चिनूक पवनों के बारे में बात की, कहाँ बहती हैं? आपका यूएसए में, ठीक है। इसने बोला कि पहला क्या है, ऊर्ध्वाधर पवनें हैं और स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों में मौसम स्थितियों को अधिक प्रभावित करती हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इन पवनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में फोएन के नाम से जाना जाता है, क्या सही है? और तीसरा क्या है, चिनूक पवनों को स्नो ईटर भी कहा जाता है, यानी कि जहाँ ये बहती हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ जो बर्फ होती है उसको पिघला देती हैं। तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, पहला विकल्प भी सही है, लेकिन इनको फोएन नहीं कहा जाता है। जो फोएन पवनें हैं वो आपका यूरोप में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? यूरोप में जो स्थानीय पवनें चलती हैं उनको फोएन बोला जाता है। लेकिन जो आपका यूएसए में जो पवनें हैं, चिनूक पवनें हैं, उनको फोएन नहीं बोलते हैं, ठीक है, उनको चिनूक पवनें ही बोलते हैं। चिनूक से एक चिनूक हेलीकॉप्टर भी है, ध्यान रखिएगा। तो पहला और तीसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुछ अन्य पवनें हैं, जैसे फोएन के बारे में बात की, कहाँ बहती हैं? आल्प्स जो पर्वत है वहाँ बहती हैं। आल्प्स पर्वत कहाँ है? आपका यूरोप में है। चिनूक कहाँ है? वॉम है। ये रॉकी माउंटेन जो है यूएसए में, अभी बात कर ली, ठीक है। काल वैसाखी आपका नॉर्थ इंडिया में। जो बर्ग है वो क्या है? साउथ अफ्रीका में। जोंडा कहाँ पे है? एंडीज माउंटेन वाले क्षेत्र में। लू आपको पता ही है इंडिया में है, ठीक है। सांता एना कहाँ पे? कोस्टल सदर्न कैलिफोर्निया में सांता आना, ठीक है, पवनें बहती हैं। उसी तरह से आप ये खमसिन है, खमसिन कहाँ है? आपका इजिप्ट वाले क्षेत्र में क्या है? खमसिन। हरमंटन भी है आपका गिनी कोस्ट में, हरमंटन पाई जाती हैं। मिस्ट्रल क्या है? ठंडी पवनें हैं, ये आपके फ्रांस में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनको देख लेंगे, ठीक है। आगे अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 181, निम्नलिखित में से कौन सा जीवीय अनुक्रमण के प्रावस्थाओं में से एक नहीं है? माइग्रेशन फेज, माइग्रेशन करती है कोई भी स्पीसीज, ठीक है। रिएक्शन फेज, माइग्रेशन होता है तो नई स्पीसीज आती है तो रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया भी होती है। एडजस्टमेंट फेज एंड न्यूडिटी फेज, समायोजन प्रावस्था ये नहीं है, क्योंकि न्यूडिटी फेज होती है क्योंकि कोई भी स्पीसीज वाइप्ड आउट हो जाती है किसी भी क्षेत्र से, उसको नग्नीकरण प्रावस्था भी बोलते हैं। किसी भी कारण से कोई भी स्पीसीज गायब हो जाती है तो वो हो गया आपका न्यूडिटी स्टेज। तो माइग्रेशन फेज भी सही है, रिएक्शन फेज भी होता है, न्यूडिटी स्टेज भी होती है, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं होता है। स्पीसीज या तो रहेगी या तो मरेगी, विलुप्त होगी, समायोजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रावस्थाओं में से नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता के आधार पर विषमपोषी जंतुओं को निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में बांटा गया है? जो ऑर्गेनिक मैटर है किसमें किसमें बांटा गया? तो ये इसका होगा आपका सेप्रोफाइट, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के कितने प्रकार हैं? तो इसका पहले तो उत्तर समझ लीजिए, विकल्प नंबर तीसरा है, मृतोपजीवी, परजीवी एंड होलोजोइक, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरह से होता है, आपको ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में आपका प्लांट्स आ जाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर आ जाते हैं आपके, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक में आपके आ जाते हैं कार्निवोरस आ जाएंगे, आपके हर्बीवोरस हो जाएंगे। और इनमें कितने तरह का
जो न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफाइटिक होता है, जिसमें फंगी और ईस्ट आ जाएंगे। पैरासाइटिक में क्या आ जाएंगे आपके काकेसिया, प्लाज्मोडियम। और होलोजोइक में आ जाएंगे आपके जितने भी मैमल्स हैं, मैन है, डॉग है, अमीबा भी, ठीक है। तो ये इतने तरह का हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक में क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। होलोजोइक में क्या होता है, हम लोग जो भी है खाते हैं और उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं, जैसे इंसान और जानवर, ठीक है। सेप्रोफाइट में क्या होते हैं, मृतोपजीवी इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मरे सड़े जीवों पर जिंदा रहते हैं, उन्हीं को खाते हैं। और पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट आपके जो सजीव होते हैं, जीवित प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं या बाहर पाए जाते हैं, उन्हीं पर ये रहते हैं, निर्भर करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। होस्ट की बॉडी में या होस्ट पे निर्भर करते हैं, जैसे वायरस हो गया आपका, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, फेमस डेल्टा ऑफ सुंदरवन फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, अल्पाइन में, मैग्रोव में, शुष्क पर्णपाती वन में या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो कहाँ पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका मैग्रोव फॉरेस्ट। क्या है आपके, मैग्रोव फॉरेस्ट हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका मैग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है, कौन सा, ट्रॉपिकल सॉफ्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, शीशम है, टीक है, देवदार है या शाहबलूत है। तो जो शीशम है वो आपका है, आपका वर्षा वन है, क्या है, आपका सदाबहार वन है, ठीक है। टीक जो है ये सही उत्तर होगा आपका, ये हो गया आपका उष्णकटिबंधीय, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती, ठीक है। जो देवदार है वो आपका पाया जाता है पर्वतीय वनों में, ठीक है। सीडार जो देवदार है वो आपका कैसा है, पर्वतीय वन है। जो शाहबलूत है यानी कि चेस्टनट है, ये आपका सब ट्रॉपिकल या आपका टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, आपका टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं, जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं। बायोस्फीयर, कार्बनिक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, एनर्जी कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट की जगह अगर बायोटिक कंपोनेंट लिखा होता है, बायोटिक, अबायोटिक, एनर्जी। एनर्जी कंपोनेंट क्या है, आपके भौतिक चीजें हैं, ठीक है, जैसे सन है जो ऊर्जा देता है। तो ये तीनों चीजें सही है हमारी, क्या, तीनों चीजें, पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं, एलुवियल सॉयल यानी कि जलोढ़ मृदा की बात की गई है, जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, आपका कहाँ पाई जाएगी, पश्चिमी तमिलनाडु में, असम की पहाड़ियों में, हिमालय का मध्य दक्षिणांशीय कटिबंध। तो कहाँ पाई जाती है, जहाँ नदी नाले होंगे, नदियाँ होंगी तो बाढ़ के मैदान होंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहाँ जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 187, निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी चोटी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि जो कामेत है वो आपका गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। केदारनाथ भी आपका गढ़वाल हिमालय में है, और जो त्रिशूल पर्वत है ये भी आपका कहाँ है, कुमाऊं हिमालय में है, ठीक है। लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई कितनी है आपका, लगभग 7800 किलोमीटर है, 7800 मीटर है, लगभग 7816 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं, रामसर कन्वेंशन की बात हो रही है, अंतर सरकारी संधि, ठीक है। कन्वेंशन किस पर आधारित थी, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, किस पर आधारित, जलवायु, आर्द्रभूमि, वन्यजीव, अपवाह तंत्र। तो किस पे थी, आर्द्रभूमि, वेटलैंड पर आधारित थी। और कहाँ हुई थी, आपका रामसर शहर जो है ईरान का, वहाँ पे हुई थी 1971 में, ठीक है।
और इस कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को हुई थी, ठीक है। और इसके बारे में जान लेते हैं, इसको अडॉप्ट किया गया 2 फरवरी, और इसीलिए जो 2 फेब है इसको विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इंडिया ने, जो भारत ने इसको अपनाया कब, 1 फरवरी 1982 को, 1982 में। और इस टाइम पे कितनी साइट है, 80 हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 2 साइट और, नागी एंड नकटी वर्ल्ड सेंचुरी जो है बिहार की, उनको जोड़ा गया। तो अभी रामसर साइट कितनी हो गई, 82 रामसर साइट हो गई। कहाँ पे, इंडिया में। अगर विश्व में बात करें तो सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है, आपके यूके में है। कहाँ है, यूके में 175, और सेकंड नंबर पे आपका मैक्सिको, कितनी है, 144, 144 साइट कहाँ पे है, आपके मैक्सिको में। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। कौन सा शहर था आपका, ईरान का शहर था रामसर, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर है, चंबल पे है, गोमती पे है, सतलुज पे है, घग्गर पे है। तो कहाँ है ये आपका, सतलुज नदी पे है। कहाँ है, सतलुज नदी पे है, पता ही होगा। सेकंड ऊंचाई जो है इसकी, वो आपका एक ग्रेविटी डैम है सबसे बड़ा, ठीक है, ऊंचा ग्रेविटी डैम है, ठीक है। किससे बना गया, कंक्रीट ग्रेविटी डैम अक्रॉस द सतलुज, ठीक है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। और ये कहाँ पे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, की सीमा पर है। सेकेंड टॉलेस्ट डैम है, 225 मीटर ऊंचाई है, 0.55 और लगा लो। और सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो टेहरी डैम है आपका उत्तराखंड में, 261 मीटर, ठीक है। और इसका जो रिजर्वॉयर है उसको क्या बोलते हैं, गोविंद सागर, ठीक है, क्या बोलते हैं, गोविंद सागर। और इसमें एक दूसरा डैम भी है, भाखड़ा नागल। तो नागल डैम भी इसी रिवर पे नीचे की साइड में है। तो 2 डैम है, भाखड़ा एवं नागल डैम। तो हमारा जो सही उत्तर है वो भाखड़ा डैम जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मानसून की उत्पत्ति के बारे में जो गतिक अवधारणा है, ठीक है, जो गतिक अवधारणा है, डायनेमिक थ्योरी है, वो किसने दी थी, किसने दी थी आपके, वो आपकी दी थी हेले ने, फ्लोएम ने, केंद्रू ने या कांट ने। कांट तो फिलासफर थे, तो किसने दी थी आपकी, फ्लोहन ने डायनेमिक थ्योरी दी थी। जो हेले थे उन्होंने कौन सी दी थी आपके, साइंटिफिक थ्योरी दी थी, ठीक है, कौन सी, आपकी थर्मल थ्योरी। हेले ने आपका थर्मल थ्योरी दी थी और फ्लोन ने आपकी डायनेमिक थ्योरी दी थी। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। पश्चिमी घाट में जोग प्रपात कहाँ पे है आपका, शरावती नदी पर, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शरावती नदी। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण क्या होता है, लाल होता है, फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से मुख्य परिसीमा क्षेप, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा अलग होती हैं। तो लेसर हिमालय एवं ट्रांस हिमालय, लेसर हिमालय एवं शिवालिक, ट्रांस हिमालय एवं शिवालिक, ग्रेट हिमालय एवं लेसर हिमालय। तो हम देखेंगे, अगर नाप हिमालय पर्वत को अगर देखें तो इसका जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह, शिवालिक है, लेसर हिमालय है, मध्य हिमालय है, ठीक है, आपका बाद में जाके ट्रांस हिमालय भी है, ठीक है, आपका क्या है, ट्रांस हिमालय है, उससे पहले आपका ग्रेटर हिमालय भी है। तो इनके बीच में क्या है, बाउंड्रीज हैं जिनको फॉल्ट बोलते हैं या थ्रस्ट बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो उसी की बात कहिए। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका लेसर हिमालय और शिवालिक जो है, शिवालिक लेसर हिमालय, इसके बीच में जो है जिसको क्या बोलते हैं, आपका मेन बाउंड्री ब्लॉक या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहा होगा आपको, ये गंगा का जो प्लेन है, इंडो गंगेटिक प्लेन है, और ये आपका क्या है, शिवालिक श्रेणी तलहटी में, ठीक है। इनके बीच में क्या है, ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। जो मैदान और शिवालिक के बीच में क्या है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। लेकिन शिवालिक और आपका जो लेसर हिमालय है उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। एंड जो लेसर हिमालय है और जो ग्रेटर हिमालय है उसको क्या बोलेंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और आपका ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, उसको बोलते हैं थेटिस थ्रस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
जो ग्रेटर हिमालय और जो ट्रांस हिमालय, ठीक है, उसके बीच में। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। जो 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका किसको अलग करता है? आपका लक्षद्वीप और आपका किसको बताइए? मालदीव। हमारा पड़ोसी कौन है? मालदीव। जो रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जो डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, और अफगानिस्तान और भारत के बीच में भी डूरंड रेखा है, क्योंकि भारत की जो सीमा रेखा है कुछ 107 किलोमीटर अफगानिस्तान से भी लगती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि पारिस्थितिक निकेत, इकोलॉजिकल निके में क्या होता है के संदर्भ में कथनों पर विचार करेंगे। The law of competitive exclusion states that no two species will occupy the same niche and compete for same resource in the same habitat for very long। कहता है कि बहुत लंबे समय तक किसी भी इकोलॉजिकल निके में दो स्पीसीज सेम रिसोर्स पर कॉम्पीट नहीं कर सकती बहुत लंबे टाइम तक। कॉम्पीट तो कर सकती लेकिन बहुत लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह सकती। एक को तो गायब होना ही पड़ेगा, एक तो सुपरसीड करेगी ही, एक को हारना ही पड़ेगा। ये विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि मोर डोमिनेंट स्पीसीज ऑक्युपाइड वाइडर एंड वाइडर इकोलॉजिकल निके देन द लेस डोमिनेंट स्पीसीज। बिल्कुल सही है, एक स्पीसीज वाइप्ड आउट हो जाएगी, एक स्पीसीज रहेगी। तीसरा क्या है, इकोलॉजिकल निके इज द नॉट अफेक्टेड बाय पॉपुलेशन रिसोर्स वेरिएबल। जो इकोलॉजिकल निकेत है वो पॉपुलेशन से इफेक्ट नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पॉपुलेशन से इफेक्ट करता है, कोई भी इकोलॉजिकल निके हो या आपका कोई भी इकोसिस्टम हो। तो पहला और दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएंगे, पहला और दूसरा, ठीक है। तो विकल्प एक जो है वो हमारा राइट आंसर है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा गया, देख सकते हैं गाउस का नियम ही है, क्या बोलता है कि दो स्पीसीज विच कम्पीट फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्स, एक ही टाइप के रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, कैन नॉट को एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन वैल्यूज, ठीक है। एक कांस्टेंट पॉपुलेशन वैल्यू के आधार पर वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं अगर पॉपुलेशन को कांस्टेंट मान लिया जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, एक्सटेंशन होता है किसका, वीकर कॉम्पिटिटर का, और एवोल्यूशनरी प्रोसेस या इवॉल्वमेंट किसका होता है, दूसरी स्पीसीज का। एक स्पीसीज इवॉल्व करती है और एक एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपका कंपटीटर कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, लेटराइट मृदा के बारे में बात हो रही है, लेटराइट सॉइल के बारे में कि कौन सी विशेषता नहीं है। उच्च क्षेत्रों में कम अम्लीय होती है जबकि ये अम्लीय अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे लीचिंग होती है। लेटराइट मृदा कहाँ होती है, यहाँ बारिश वगैरह भी होती है। रिच इन आयरन, लौह तत्व से भरपूर होती है, बिल्कुल सही। कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। पुअर इन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में पुअर होती है, तो क्या विशेषता सही है, इज करेक्ट। रिच इन आयरन, कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता, ये सही नहीं है, ठीक है। उच्च क्षेत्रों में कम अम्लीय, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो रिच इन आयरन ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक तरफ घास के मैदान है और दूसरी तरफ देश है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जो बेल्ट्स है, पेरी है, पंपास एंड डाउन्स, ठीक है। जो बेल्ट्स हैं आपके वो कहाँ पाए जाते हैं, आपका दक्षिण, ये आपके अफ्रीका में, ठीक है। प्रेरीज जो हैं वो आपके पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। पंपास जो हैं वो आपके दक्षिण अमेरिका में। डाउन्स जो हैं, सबसे डाउन कौन है, ऑस्ट्रेलिया। डाउन से याद कर लीजिए, डाउन में क्या है, ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन में है अक्षांश के मामले में, ठीक है। तो डाउन्स डी का क्या है, एक, डी का एक कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। पंपास सी का 4 कहाँ पे, सी का 4 यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया।
तो विकल्प जो 2 है, ए का 3 क्या है? अफ्रीका। जो बेल्ट्स हैं वो कहाँ पे है? अफ्रीका। तो विकल्प 2 है जो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। भारत के शीत मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही नहीं है? शीत मरुस्थल कहाँ है? आपका लद्दाख में। तो क्या कह रहा है ये हिमालय पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। ये जास्कर, ये दक्षिण में जास्कर पर्वत से गिरा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक पहले क्या है? पीर पंजाल, फिर जास्कर, ठीक है, फिर लद्दाख एंड कराकोरम। तो जास्कर और आपका कराकोरम के बीच में आपका लद्दाख श्रेणी या लद्दाख पड़ता है। ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तीसरा विकल्प क्या? दिस रीजन हैज इनॉर्मस वेराइटी ऑफ सेलाइन लेक। ये विकल्प सही नहीं है। इनॉर्मस वेराइटी नहीं है, एक जैसी बहुत सारी लेक्स मिलती हैं, फिंगर, जिनको फिंगर लेक बोलते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है? रिवर इंडस फ्लो थ्रू दिस रीजन। जो सिंधु नदी है वो इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो चौथा विकल्प भी सही है। तो गलत क्या है? अपना तीसरा विकल्प। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये क्या है? पीर पंजाल है और ये आपका जास्कर है। ठीक है, जास्कर वाला क्षेत्र, और ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है, और ये कराकोरम। कराकोरम और जास्कर के बीच का जो क्षेत्र है वो लद्दाख है, और ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, और यहीं से आपका सिंधु नदी होकर निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी निकलती है। तो 3 विकल्प हमारे सही हैं, चौथा हमारा विकल्प गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। चरमोत्कर्ष वनस्पति मोनोक्लाइमैक्स क्या बात कर रहा है? मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ क्लाइमैक्स वेजिटेशन। जो एक चरम सिद्धांत क्या कहता है? एक चरम सिद्धांत क्या कहता है? हैबिटेट इज नॉट ऑलवेज इक्विलिब्रियम विद इकोसिस्टम। पर्यावास हमेशा पारिस्थितिक तंत्र के साथ समतुल्यता में नहीं होता है। दूसरा क्या कहता है? मैन डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी अफेक्ट द क्लाइमैक्स वेजिटेशन। मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित करती हैं। तीसरा क्या है? आपका क्षेत्रीय जलवायु चरमोत्कर्ष वनस्पति का प्रमुख नियंत्रण है। रीजनल क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आर मेजर कंट्रोल ऑफ वेजिटेशन। चौथा विकल्प क्या है? मैनी क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैन डेवलप फ्रॉम एनी क्लाइमेट जोन। तो जो तीसरा विकल्प है, जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी वो प्रभावित करती हैं, वो कंट्रोल करती हैं किसको? वेजिटेशन को। ठीक है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस थ्योरी क्या कहती है? क्लाइमैक्स थ्योरी क्या कहती है कि वेजिटेशन इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द रीजनल क्लाइमेट। किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट है, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, वो निर्धारित करता है। वहाँ की जो सॉइल है, टोपोग्राफी एंड अदर लोकल फैक्टर नहीं। वेजिटेशन स्टेट, ठीक है, अल्टीमेट वेजिटेशन स्टेट इज एन एरिया इज कंट्रोल्ड बाय ओवर आर्चिंग क्लाइमेट कंडीशन। ओवर आर्चिंग मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन के द्वारा प्रभावित होती है किसी भी स्थान की वेजिटेशन। तो ये मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी ऐसा बोलती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? बहुत ही सरल प्रश्न है ये। लेटराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय, काली मृदा। तो आपका क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल। काली मृदा में जो धारण क्षमता है, नमी की धारण क्षमता है या पानी की धारण क्षमता है, वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में। और इसको क्या बोलते हैं? रीगर सॉइल भी बोलते हैं, रीगर मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का सबसे पहले औद्योगिकीकरण हुआ था? किसका हुआ था? बहुत इजी सवाल है, किसका? यूरोप का ही हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? आपका 18वीं शताब्दी में, आपका 18th सेंचुरी में औद्योगिकीकरण शुरू हुआ। इसके बाद का क्या हुआ? आपका उपनिवेशीकरण शुरू हुआ, कोलोनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, औद्योगिकीकरण के बाद ही ना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट लेक्स जो क्षेत्र है उसमें कौन सा उद्योग शामिल है? कौन सा उद्योग पाया जाता है? जो ग्रेट लेक्स वाला जो रीजन है वो किसमें प्रचुर मात्रा में, वहाँ पे एक तो आपका आयरन एंड कोल रिसोर्स पाए जाते हैं।
तो उसी लिए क्या है, लौह और इस्पात उद्योग सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसका कारण है, एक तो संसाधन मिलते हैं, दूसरा जो आवागमन के लिए, आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्रेट लेक्स का उपयोग किया जाता है। उनको, वो इंटरकनेक्टेड लेक्स हैं सारी, ठीक है, और जो जोड़ती हैं आपका अटलांटिक ओशियन को, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है, किस जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत का जो पंचमढ़ी जो है, पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आपका उड़न गिलहरी पाई जाती है, फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहाँ पाई जाती, आपका पंचमढ़ी में। कच्छ जो है आपका मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी जो है वो भी मरीन नेशनल पार्क और आपका जीव मंडल निकेत है, जीव मंडल आरक्षित है। जो नौकरेक है वो आपका मेघालय में है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, मानसून के संदर्भ में है कि भारत में लौटते मानसून के मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उत्तर भारत में लौटते मानसून के मौसम के दौरान तापमान समान रूप से उच्च रहता है। समान रूप से कैसा रहता है, उच्च रहता है। जब मानसून लौट रहा होता है लगभग 25 डिग्री के करीब रहता है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा स्टेटमेंट। अगला कथन क्या है, दिसंबर की शुरुआत तक ये दक्षिण की ओर आगे बढ़ता है और भूमध्य रेखीय निम्न में विलीन हो जाता है। दिसंबर तक बढ़ता है। आप तमिलनाडु में देखो तो नवंबर और दिसंबर में काफी बारिश होती है। इसके बाद जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य की आभासीय स्थिति है, वो आपका दिसंबर में इक्वेटर पे आपका उसको वर्टिकल रेज पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो ये स्थिति कब तक रहती है, दिसंबर तक रहती है। बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी हमारा सही है। तीसरा कथन क्या कहता है, दक्षिण पश्चिम मानसून अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक दक्षिण भारत से वापस लौटना शुरू कर देता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक दक्षिण भारत से लौटना शुरू कर देता है, नहीं, ये आपका नवंबर दिसंबर में लौटना शुरू करता है। आपका सितंबर और अक्टूबर में तो आप नॉर्थ इंडिया से वापस होना शुरू करता है। कहाँ से, उत्तर भारत से, ना कि दक्षिण भारत से। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आपका पहला और दूसरा जो विकल्प है वो आपका सही उत्तर है, यानी कि विकल्प जो 3 है आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर इज करेक्टली सिक्वेंस। जो रिवर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा समूह किलोमीटर में उनकी लंबाई के आरोही क्रम में सही प्रकार से अनुक्रमित है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में रिवर का कौन सा ग्रुप सही है, असेंडिंग, बढ़ते क्रम में। तो रिवर कौन कौन सी, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, चेनाब है, गंगा है, ठीक है। इधर आप देख लेते हैं, यहाँ पे क्या, यमुना है और गंगा है, चेनाब है, ब्रह्मपुत्र है। आपको पता है गंगा से बड़ी रिवर क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा से अधिक है। सेकंड विकल्प क्या कहते हैं, गंगा रिवर है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है एंड रावी है। क्या गंगा से रावी की लंबाई अधिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, रावी हो ही नहीं सकता। तीसरा विकल्प क्या, चेनाब है, ब्यास है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है। तो इनके बारे में हमें नहीं पता है, इतना पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यमुना से बड़ी है। तो ये भी हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा जो चौथा बचता है, ब्यास रिवर है, रावी है, यमुना है और गंगा है, ठीक है। तो यहाँ पे पता है गंगा सबसे बड़ी है और वो लास्ट में है, उसके बाद यमुना है और यमुना से छोटी रावी तो होगी और ब्यास होगी। इनके बारे में नहीं पता, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से हमने ये निकाला कि चौथा विकल्प आपका सही हो सकता है, जो कि सही भी है, ठीक है। गंगा सबसे बड़ी नदी है इन चारों नदियों में से, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, भले आपको क्वेश्चन नहीं आता हो एग्जैक्ट, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत जरूरी है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है 206। इधर नेशनल पार्क है और इधर स्टेट है। इधर है जल्दापारा नेशनल पार्क। जल्दापारा और गोरुमारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो पहले का दो, ठीक है। अब ये आपका तीसरे विकल्प में मिलता है। और देख लेते, काजीरंगा आपको पता ही है कहाँ है, आपका आसाम में है। तो बी का फोर तीसरे में मिल रहा है। फिर कान्हा कहाँ पे है आपका,
मध्य प्रदेश में। सी का 3, सी का 3 भी मिल रहा है यहाँ पे। फिर नामदफा, नामदफा मतलब दफा हो जाओ, ठीक है। नामदफा कहाँ पे है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो डी का 1। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बहुत राइट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। खरीफ सीजन की कौन सी फसल है? खरीफ मौसम की, खरीफ मौसम की, ठीक है। तो कौन कौन सी फसलें होती हैं, सीजन होते हैं? एक आपका होता है रबी, ठीक है, एंड खरीफ। रबी और खरीफ के बीच कौन सा होता है? जायद। तो ये उत्तर भारत की बात हो रही है, पूरे भारत को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं रबी एंड खरीफ से। हो सकता है धान उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में हो सकता है ये रबी की फसल हो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जनरलाइज वे में अगर देखें तो खरीफ की फसल कौन सी है? मक्का जो है आपकी खरीफ की फसल है। चना आपका सर्दियों में उगाया जाता है, ये रबी है। जौ भी चने के साथ ही उगाया जाता है, गेहूं चना जौ, ये भी आपका रबी फसल है। गेहूं भी हो गया आपका रबी फसल, ठीक है। चना और दालों की जो खेती होती है वो मैक्सिमम क्या होती है? खरीफ होती है। लेकिन चना दाल और आपका मसूर की दाल, ये कैसी फसलें हैं? ये आपकी रबी की फसलें हैं। बाकी अरहर मूंग जो है वो आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो जो मेज है, मक्का है, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती की जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसलेशन ही ऐसा है कि आपको उत्तर मिल गया, ठीक है। झूम किसके नाम से जानते हैं? झूम खेती। इंग्लिश में क्या कहता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इंग्लिश पढ़ते तो नहीं समझ में आता, कई बार ट्रांसलेशन इतना इजी होता है कि आपको उत्तर मिल जाता है। तो किसके नाम से जानते हैं? झूम खेती। जो बेबर है, बेबर कहाँ होता है? आपका एमपी में और आपका छत्तीसगढ़ में, आपका छत्तीसगढ़ में। दैया जो है, दैया कहाँ होती है? आपका उड़ीसा में। कहाँ होती है? उड़ीसा में, जिसको ओडिशा बोलते। कुमारी जो है कहाँ है? कन्याकुमारी, आपका केरल में। केरल या वेस्टर्न जो घाट है वहां पर कुमारी बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की बात हो रही है कि वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो जो इसका उत्तर होगा वो आपका फोर्थ होगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट एंड ट्री लैंड, 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया था। प्रोटेक्टेड, नेशनल, विलेज एंड ट्री, ठीक है, इस तरह से कैटेगराइज किया गया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी 1952 की। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं कि कृषि की कौन सी शाखा सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है? गार्डनिंग, बी कीपिंग, सेरिकल्चर एंड मेरीकल्चर। मेरीकल्चर क्या है? ट्रांसलेशन ये है सागरीय कृषि, रेशम के कीड़ों का पालन, मधुमक्खी पालन। तो बचा क्या? बागवानी। यही हमारा उत्तर है। हिंदी में कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन। गार्डनिंग की जगह यहाँ पे हॉर्टिकल्चर भी हो सकता था। राइट टर्म इज हॉर्टिकल्चर, ठीक है। गार्डनिंग कोई बहुत सही टर्म नहीं है, हॉर्टिकल्चर इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से नदी की सहायक नदी कौन सी है? कौन सा संयोजन सही है? तो गोदावरी और पंचगंगा। क्या पंचगंगा गोदावरी की सहायक नदी है? बिल्कुल नहीं है, ये कृष्णा की सहायक नदी है पंचगंगा। किसकी? कृष्णा की। नर्मदा और बैतूल, नर्मदा की जो सहायक नदी है वो बैतूल नहीं है, बैतूल एक अलग नदी है, ठीक है। और ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, मध्य प्रदेश के। कहाँ से? मध्य प्रदेश के। कावेरी और हेमावती, ये आपका बिल्कुल सही है उत्तर। कावेरी की जो सहायक नदी है वो हेमावती है, और झेलम और पार्वती, झेलम की सहायक नदी पार्वती नहीं है। इसकी सहायक नदी कौन सी है आपकी? पार्वती किसकी सहायक नदी है आपकी? ब्यास की। ब्यास की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती, झेलम की नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही है? आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही है, बाकी आपके गलत हैं।
कावेरी की जो सहायक नदी है वो क्या है, हेमावती। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता है क्या? कोलकाता आपका ईस्टर्न रेलवे और सदर्न ईस्टर्न रेलवे, किसका? ईस्टर्न एवं सदर्न ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, गोरखपुर जो है आपका, वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपका गोरखपुर है। लखनऊ किसका हेडक्वार्टर है, किस रेलवे का? लखनऊ किसी भी रेलवे का हेडक्वार्टर नहीं है। जो जयपुर है, जयपुर किसका है आपका? जयपुर आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर आपका जयपुर है, और नदर रीजन का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली है। बाकी और भी हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इनके मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे कहाँ है? मुंबई टर्मिनल। ठीक है, मध्य रेलवे क्या है? मुंबई टर्मिनल। उत्तर रेलवे क्या है? दिल्ली है। उत्तर पूर्वी रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे क्या है? गोरखपुर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालेगांव, मालेगांव कहाँ है? आपका आसाम में है। पूर्वी रेलवे का कोलकाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का भी आपका कोलकाता है, गार्डन रीच। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे आपका सिकंदराबाद है, जो कि आपका तेलंगाना में है। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई सेंट्रल है। ठीक है, पश्चिम रेलवे का मुंबई है, चर्च गेट। ठीक है, मुंबई का चर्च गेट। अगले और भी जोन पे बात कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम का कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम हुबली है आपका, कर्नाटक। दक्षिण है पश्चिम। उत्तर पश्चिमी क्या है? जयपुर। यही हमारा प्रश्न था। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे आपका जबलपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में। उत्तर मध्य रेलवे आपका इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में कितने हैं? 2 हैं, गोरखपुर और इलाहाबाद। सॉरी, यूपी में कितने हैं? 2 हैं, गोरखपुर और इलाहाबाद। फिर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। पूर्व तटीय रेलवे कहाँ पे? भुवनेश्वर है। पूर्व मध्य रेलवे आपका हाजीपुर, बिहार में। पूर्व मध्य। मेट्रो रेल का कहाँ पे? पार्क स्ट्रीट, कोलकाता। और दक्षिण तटीय रेलवे कहाँ पे? आपका विशाखापट्टनम। और कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में है। तो टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 या 19, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे 19 दिए गए। ठीक है, अगर आप मेट्रो वाला हटा दें तो 18 बचते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जूट टेक्सटाइल, जूट कपड़े का। ठीक है, यूरेनियम का नहीं है, सिल्क का नहीं है, तांबा का भी नहीं है, जूट कपड़े का है। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। कोपेन का जो वर्गीकरण है, भारतीय जलवायु वर्गीकरण है, उनमें किन पे विचार किया गया? औसत मासिक तापमान, बिल्कुल सही है। औसत वार्षिक वर्षा पे विचार किया गया, बिल्कुल। औसत मासिक वर्षा, ये भी सही है। भारत का जब वर्गीकरण किया गया कोपेन के अनुसार, तो इन तीनों पर विचार किया गया, इसलिए 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। आपका औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा और औसत मासिक वर्षा, यानी कि एवरेज मंथली रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल, एवरेज मंथली टेम्परेचर, इन तीनों पर विचार किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 2 कथन दिए गए और एक कारण दिया गया। ठीक है, कथन क्या है? ऊपरी वायु निम्न दाब पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्य मौसम में कोई परिवर्तन नहीं करती है। इससे बढ़िया इंग्लिश पढ़ लेते हैं। द अपर एयर लो प्रेशर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉज नो चेंज इन जनरल वेदर। कह रहा है कि अपर एयर जेट स्ट्रीम का जो लो और हाई, 2 चीज़ें होती ना, लो प्रेशर एरिया, जब आपकी मींडरिंग होती है, क्या होती है? आपकी मींडरिंग होती है तो लो एंड हाई बनते हैं, आपका एंटी साइक्लोन एंड साइक्लोनिक कंडीशन बनती है जेट स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, जब मींडरिंग होती है तो उसमें जो लो होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है मौसम पे, ऐसा बोल रहा है। पड़ता है? तो ये बिल्कुल गलत है, पड़ता है। ठीक है, द अपर एयर हाई प्रेशर एंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आर डेवलप्ड इन ट्रोपोस्फेयर। कहाँ डेवलप करती है? ट्रोपोस्फेयर में। बिल्कुल सही। आपका जेट स्ट्रीम कहाँ है? ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं। स्ट्रेटोस्फेयर में जा सकती है, लेकिन मेनली कहाँ पे है? आपका ट्रोपोस्फेयर में भी है ही है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो
क्या है आपका A इज करेक्ट बट R इज रॉन्ग, ये गलत है। बोथ A R इज रॉन्ग, ये भी गलत है। बोथ A R आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन A, ये भी गलत है। तो जो चौथा ऑप्शन है A इज रॉन्ग बट R इज करेक्ट, रीजन सही है लेकिन जो असर्शन है, कथन है, वो गलत है, आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, विच कंट्री हैज लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, कहाँ है सबसे ज़्यादा पोस्टल नेटवर्क, तो भारत में है। कहाँ पे है, भारत में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क पाया जाता है। ठीक है, एक होता पोस्टल नेटवर्क पे क्वेश्चन बनता, हो सकता है रेल नेटवर्क पे क्वेश्चन बने, हो सकता है सड़क नेटवर्क पे क्वेश्चन बने, तो इससे संबंधित जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है उससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाउ मैनी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आइडेंटिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा कितने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ की पहचान की गई है। कितने हैं, 7 हैं, जिनको अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के नाम से जाना जाता है। पहले जब इनकी शुरुआत की गई थी तो इनको EPZ यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। इनके बारे में जान लेते हैं। EPZ जो है 1965 में लाया गया था और पहला EPZ क्या था, कांडला गुजरात में था। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य था एक्सपोर्ट करना, जो चीज़ें हैं एक्सपोर्ट करना है, और उन पर ड्यूटी फ्री चीज़ें, ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि सिमिलर पॉलिसी लाई गई SEZ के नाम से, अंडर द, कब लाई गई, 2000 में, अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत लाया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे उनको एस्टेब्लिश किया गया। और ये एक्ट लाया गया आपका 2005 में, कब लाया गया, 2005 में। ठीक है, और इस एक्ट को कब लागू किया गया, 2006 में। SEZ रूल के, स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल के अंतर्गत इसको लागू किया गया, और वर्तमान में 7 SEZ या EPZ हैं। कौन सा आपका, सांता क्रूज हो गया आपका मुंबई में, ठीक है, जो 73 में एस्टेब्लिश किया गया था। नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। फाल्टा जो है आपका कोलकाता में, मद्रास है, कोचीन है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, जो नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो एकमात्र है जो आपका तटीय शहरों में नहीं है, आपका मेनलैंड एरिया में, इनलैंड क्षेत्र में। ठीक है, इनलैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। अभी डाक नेटवर्क के बारे में बात हो रही थी, अभी आप बात हो रही है रेल नेटवर्क के बारे में। कहाँ है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका चीन आता, तीसरे पे रूस, और चौथे पे भारत। भारत 4th नंबर पे, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, USA। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, एकमात्र नदी तट प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, आपका कोच्चि है, नहीं है, विशाखापट्टनम है, नहीं है, तूतीकोरिन है, नहीं है, जो कोलकाता है, कोलकाता बंदरगाह जो है आपका हुगली नदी पर, कहाँ बना है आपका, हुगली नदी पर। ये एकमात्र बंदरगाह है जो आपका रिवराइन पोर्ट है। कैसा है, नदी बंदरगाह है, हुगली नदी पर बना है। ठीक है, इनलैंड है, बिल्कुल किनारे पे नहीं, आप जहाज अंदर नदी में आते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कलकत्ता और हल्दिया 2 पोर्ट है। कलकत्ता के बैलेंस को करने के लिए, जो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है उसके लिए हल्दिया विकसित किया गया। आपका उड़ीसा में आपका पारादीप है, आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, इधर चेन्नई है, और चेन्नई के दबाव को कम करने के लिए एन्नोर विकसित किया गया। तमिलनाडु में आपका तूतीकोरिन है जो मेजर पोर्ट है, आपका केरल में कोचीन है। ठीक है, और यहाँ पे कर्नाटक में कौन सा है, न्यू मैंगलोर, और इधर गोवा में क्या है, मारमागांव है। ठीक है, और इधर मुंबई में क्या है, JNPT, JNPT मतलब जवाहरलाल नेहरू न्याबा पोर्ट टर्मिनल। ठीक है, और मुंबई भी है। और इधर आपका कांडला है, गुजरात में क्या है आपका कांडला। तो 12 मेजर पोर्ट हैं इंडिया में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी माइनर पोर्ट भी है काफ़ी सारे। जो हमारा लास्ट प्रश्न है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन है वो 95 में किया गया। कब किया गया, अप्रैल 95 में। कब किया गया, 95 में।
तो दोस्तों इस तरह से हमने आज 60 प्रश्न कर लिए। 60 प्रश्न हमने पहले कर लिए थे और 60 प्रश्न हमने अभी कर लिए हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं DSSB ज्योग्राफी PYQ के अंतर्गत। और इसी तरह से हम PYQ का पोस्टमार्टम करते रहेंगे। अगले लेक्चर में हम फिर 60 क्वेश्चन लेके आएंगे, 60 क्वेश्चन कवर करेंगे, उनका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।